जय हिंद में प्यारे रसगुल्लों। सो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। चलिए, बढ़िया ही चाहिए। आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, यही बस कामना करूंगा। और जितने बच्चे आज के डेट में, आज जो कि थंबनेल पर भी देखे ही होंगे, आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं। और उससे पूर्व मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि नवरात्रि चल रहा है, और इस नवरात्र में सभी बच्चों को नवरात्रि की और ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं। और साथ ही बच्चों, आप सभी लोग क्लास स्टार्ट करने से पूर्व सभी बच्चे एक बार बोलेंगे प्रेम से जय माता दी। ठीक है, सभी बच्चे बोलेंगे प्रेम से जय माता दी। और आज हम आप लोगों का एक तरफ से जो पहला चैप्टर आपका चल रहा था एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान में, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आज 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाने वाला हूं। तो जितने बच्चे अभी तक पढ़े नहीं है, इसके पहले का तो वीडियो आपका 3 लेक्चर हो चुका है। 3 लेक्चर में मैंने पूरा अच्छे से सब कुछ बता दिया हूं। आज का लेक्चर लेने के बाद इस चैप्टर का मैं यहीं पर समापन करूंगा, ताकि मैं अगले चैप्टर पर जा सकूं। ठीक है, मैंने आप लोगों को पूरा स्ट्रेटेजी कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो सारी चीजें मैंने पहली वीडियो में बता दिया हूं। बस उसी रूल को फॉलो करते हुए मैं डे बाय डे आप लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा। इतना जान जाइए कि अगर आप डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इसी को बस आप लोग अच्छे से इसका नोट्स तैयार करिए, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी। तो आज जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर 1 और 50 एमसीक्यू का टेस्ट मैं आपसे लेने वाला हूं। और हर एक क्वेश्चन पर मैं आपको टाइम दूंगा मात्र 10 सेकेंड। कितना? मात्र 10 सेकेंड मैं टाइमर अनुसार चलूंगा। आप लोग अभी प्रेजेंट टाइम पर अगर देख रहे हैं तो पॉइंट ये है कि कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन का जवाब अनिवार्य है आप लोग देते रहिएगा। इससे आपको इतना पता चल जाएगा कि आप लोग को अब तक पहले चैप्टर में कितना चीजें आपको मालूम है और कितना आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके पहला क्वेश्चन है जो है, या ध्यान से देखिएगा कि जब फ्रांस छींकता है, ध्यान से देखिएगा, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाती है, यह किसने कहा था? पहला है गैरीबाल्डी, दूसरा बिस्मार्क, तीसरा है मेटरनिक, चौथा है मेजिनी। मैंने आपसे कहा था मैं आपको टाइमिंग दूंगा मात्र जो है 10 सेकेंड का। ठीक है, मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं। और ये टाइम आप लोग का बहुत बड़ा हो गया था, थोड़ा छोटा हो गई। और ये टाइमिंग आप लोग पर चलने वाला है। चलिए, और 10 सेकेंड बाद जवाब मैं आप लोग को दूंगा। इसका जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए, देखते हैं कितने बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आता है। मैं एकदम, ओ माय गॉड, मैंने 10 सेकेंड की जगह बहुत ज्यादा लगा दिया। एक मिनट, अब 10 सेकेंड हुआ ना? अब 10 सेकेंड हुआ। चलिए, हालांकि मैं इसको अभी यहीं पर रोक देता हूं। और इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मैटरनिक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कितने बच्चों का सही आया था? कितने बच्चे को इसके मतलब इस प्रश्न का जवाब जानते थे? तो जो है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैटरनिक ने इसका जवाब दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का आपका देख पा रहे हैं, आगे का आपके पास है, जोलबेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना किसने की थी? पहला है व्यापारियों ने, दूसरा है क्रांतिकारियों ने, तीसरा है जर्मन राजाओं ने, चौथा है प्रशा ने। चलिए इसका जवाब दीजिए, देखते हैं कितने बच्चों का जवाब इसका आ रहा है। इसका जवाब दीजिए, देखते हैं। मात्र 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में आपको जवाब दे देना है। चलिए, घंटी बजना शुरू हो गया है। और इसका सही जवाब जो है मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूं कि इसका सही जवाब होगा व्यापारियों ने। जो जोलबेराइन नामक शुल्क संघ था वो व्यापारियों ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी?
तो यहाँ पर किस राष्ट्र ने दिया था? तो आपके जवाब आप यहाँ देखिए, वियना संधि, फिर यहाँ पर दिया है पुश्तून तुनिया की संधि, या फिर फ्रैंकफर्ट की संधि, या फिर पेरिस की संधि। चलिए सही जवाब दे दीजिए। कितने बच्चों का सही जवाब? तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए, तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए समय का हुआ समापन, और तीसरे प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा, तीसरे प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अभी एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन पुश्तून तुनिया की संधि में हुई थी। ठीक है, पुश्तून तुनिया की संधि में हुई थी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? निरंकुश राजतंत्र, या संवैधानिक राजतंत्र, या गणतंत्र, या सैन्य शासक? ध्यान रहे मैंने आपको सन भी बताया था, सन की एकदम पूरा याद रखेंगे तो आपका एमसीक्यू यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए टाइमिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। समय अनुसार अपने जवाब को दीजिएगा। समय अनुसार जो बच्चे जवाब दे देंगे वही एकदम बहुत ही अच्छा रहेगा, आप लोग जान सकते हैं। चलिए तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो क्या सही जवाब हो जाएगा? तो अगर इसकी बात कर लें तो गणतंत्र, यानी कि हमने आप लोगों को बताया था 1848 ईस्वी में गणतंत्र जो है फ्रांसीसी में स्थापित हुआ था। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट, ये एक तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया भाई। यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त संगठनों की स्थापना किसने की थी? अगर ये जो नहीं बताएगा समझ लो कि ये क्लास कर किया ही नहीं है। गैरिबाल्डी, मैजिनी, कावूर, बिस्मार्क। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। मैंने शुरू में जब आपका लेक्चर लिया था, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में, उसमें आपको बताया था कि यंग इटली और यंग यूरोप किसने स्थापित किया था। ठीक है, तो इसका स्थापित किसने किया था? तो मैजिनी ने, मैथ्सिनी होगा, यहाँ मैजिनी लिखा है, थोड़ा यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं मैथ्सिनी। क्या होगा? मैथ्सिनी, ज्यूसेप मैथ्सिनी। क्या पूरा नाम होगा? ज्यूसेप मैथ्सिनी। अगर पूरा नाम कहें क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ज्यूसेपे मैथ्सिनी होगा, ज्यूसेपे मैथ्सिनी। ठीक है, ये पूरा नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रक्त और लौह की नीति का पालन किसने किया? बहुत सुंदर, मैजिनी ने, मैथ्सिनी होगा। ये थोड़ा सा हरदम थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती हो गया। ठीक है, मैथ्सिनी या हिटलर या बिस्मार्क या विलियम प्रथम। चलिए इसका सही जवाब देते हुए आगे बढ़िए, देखते हैं कितने बच्चों का सही जवाब आता है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब किसके, कौन से बच्चे सही दे रहे हैं? टाइम का हुआ समापन और रक्त और लौह का नीति का पालन किया था, तो वो कौन किया था? बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क इसका सही जवाब हो जाएगा, बिस्मार्क इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़िए, और आगे को अगर देख पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आगे को अगर देख पा रहे हैं कि जर्मनी का रूपक यानी कि एलगरी कौन था? अब यहाँ पर मरियान, जर्मेनिया, ब्रिटानिया, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है अब। चलिए टाइम अनुसार अपन जवाब दीजिए, टाइम अनुसार जवाब देंगे, आपको इतना मालूम चल जाएगा कि कितना आपका सही हो रहा है। जर्मनी का रूपक, भैया जर्मनी का रूपक जर्मेनिया किया था। ठीक है, जर्मनी का रूपक जर्मेनिया किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? जर्मनी के एकीकरण का जनक नेपोलियन को, ऑटोमान बिस्मार्क को, या फिर मैथ्सिनी को, या फिर गैरिबाल्डी को? चलिए समय आपका स्टार्ट होता है अब, और जवाब आप लोग देते हैं। देखते हैं कितने बच्चों का सही जवाब इसका आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब, चलिए समय का समापन हुआ। जर्मनी के एकीकरण के जनक जो है, और जर्मनी के एकीकरण के जनक अब क्या होगा? तो ऑटोमान बिस्मार्क को माना जाता है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। कितने बच्चों का अब तक जो है
कितना सही होगा आप लोग एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग एक बार जरूर बताइए कितने बच्चों का और कितना आप लोग का सही हुआ है वह चीजें। अगला है नेपोलियन बोनापार्ट की हार किस वर्ष हुई। चलिए ये ध्यान दीजिए, हमने आपसे सन बताया था। नेपोलियन बोनापार्ट की हार किस वर्ष हुई थी? 1804, 1815, 1848, 1871 में। चलिए टाइमिंग मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। 10 सेकेंड का समय है, जवाब दीजिए। 10 सेकेंड का समय है आपके पास। बहुत सुंदर सा प्यारा सा है, नेपोलियन बोनापार्ट की हार किस वर्ष हुई थी। तो समय का हुआ समापन। और अगर इसकी सही जवाब की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हुई थी? हार हुई थी। चलिए आगे को बढ़ते हैं। हाँ, आगे है 10वां प्रश्न कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का गठन किस वर्ष हुआ था? 1815, 1830, 1848, 1871। बहुत सुंदर सा सवाल है ये भी आपके। देखिए मैं जितना आपको इसमें बता रहा हूँ ना, हर एक चीज पढ़ा रखा हूँ, ये सारा पढ़ा दिया हूँ। यदि आप लोग एक बार ढंग के उसको देख जाएंगे तो सभी को कर जाएंगे, अगर नहीं देखेंगे तो भाई वो अलग मैटर है। ठीक है, चलिए अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की गठन हुआ था तो वो वर्ष 1848 ईस्वी। ठीक है, 1848 ईस्वी में हुआ था। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1848 ईस्वी में। चलिए और ये भी प्यारा सा एक और प्रश्न आपका आ गया। यूरोप में किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, इटली या फ्रांस? भैया इसका जवाब आप लोग देखते हैं कितने बच्चों का इसका सही जवाब आता है। और आप लोग 11वें प्रश्न पे आ चुके हैं तो थोड़ा फास्ट देखिएगा, देखते हैं कितने बच्चों का सही जवाब आ रहा है। 11वें प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? इस 11वें प्रश्न का जवाब हो जाएगा हमारा, यानी कि यूरोप में किस देश का साहित्य और ज्ञान का विज्ञान यूरोपीय वासियों के लिए प्रेरणा का था? तो प्रेरणा का यूरोप का जो ये था यूनान का था। किसका था? यूनान का था। यूनान इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं 12 नंबर। एक्ट ऑफ यूनान 1707 के परिणाम स्वरूप किस देश का निर्माण हुआ था? बहुत सुंदर सा प्यारा सा, एक तरफ से इंपॉर्टेंट भी है, आप ध्यान से इसको देखिएगा। यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन या फिर आयरलैंड या प्रसा? बहुत प्यारा सा एक प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। 10 सेकेंड आपके पास समय है, 10 सेकेंड मिनिमम आपको समय मिलेगा, 10 सेकेंड से अधिक नहीं दूंगा। चलिए समय का हुआ समापन और इसका सही जवाब आ जाएगा आपका। सही जवाब आपका होगा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए एकदम फटाफट जवाब दीजिए, ये आपका एक तरफ से टेस्ट ही है, समझिए। 10 सेकंड में आपको इतना दे रहा हूं, अगर एक बार ऐसे करके कवर कर जाते हैं तो बहुत आपको लाभ मिलेगा। चलिए गैरिबाल्डी पेशे से क्या है? गैरिबाल्डी पेशे से क्या है? सिपाही, किसान, नाविक या जमींदार? चलिए इसका जवाब दीजिए। अगर आप लोग इसका जवाब जान रहे होंगे तो फटाक से जवाब मारिए। 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है? बहुत सुंदर सा सवाल है। 13 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? 13 नंबर का अगर जवाब पूछा जाए तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाविक। ऑप्शन नंबर सी नाविक जो था गैरिबाल्डी पेशे से संबंधित था। नेक्स्ट 14 नंबर। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? चलिए किस कौन सा युद्ध करने पर जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान का युद्ध, ऑस्ट्रो-प्रशियन युद्ध या क्रीमिया युद्ध या सेडोवा युद्ध? बहुत सुंदर सा है, आपको ये भी हम बताएं। अभी जस्ट कल के लेक्चर में शायद था, कल ही के लेक्चर में ऐसा ये वाला प्रश्न कल ही के लेक्चर में था। ठीक है, कल के ही लेक्चर में ये था। ठीक है, कल के ही लेक्चर में ये था। हाँ चलिए कल के ही लेक्चर में था। और इसका जवाब आप कितने बच्चे इसका सही सही जवाब दिए हैं? इसका क्या हो सकता है, क्या आपका अनुमान लग रहा है? ठीक है, तो अगर हम कहें जर्मन की एकीकरण की जो प्रक्रिया पूरा हुआ था, तो जर्मन के जब एकीकरण पढ़ाए थे उसमें ये चीजें इंक्लूड था, तो वो था सेडान का युद्ध।
क्या था, सेडान का युद्ध, यानी 14 नंबर प्रश्न का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो यहाँ पर है 1859 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। चलिए, बहुत सुंदर सा एक, बहुत प्यारा सा एक प्रश्न आ गया है, जवाब दीजिए। टाइमिंग आपका स्टार्ट हो गया, मैं टाइमिंग तो 1 मिनट, तुम भाई यहाँ रहो, यहाँ रहोगे तो शायद दिखेगा सभी बच्चे को। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सही जवाब होगा 1871 में जर्मनी का एकीकरण जो है किस वर्ष पूरा हुआ? तो भैया 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। ये आप लोग एकदम बिल्कुल अच्छे ढंग से आप लोग यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़िए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुआ था? यानी कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुआ था? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर है रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या भारतीय स्वतंत्र क्रांति। चलिए, आपके पास 10 सेकेंड का समय है, फटाक से इसका जवाब दीजिए। 10 सेकेंड का समय है, 10 सेकेंड में आप जवाब दीजिए। 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब। चलिए, 16 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी कि राष्ट्र की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस वर्ष, किस क्रांति के साथ हुई थे? तो फ्रांसीसी क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? भैया, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा अगर ये नहीं बताओगे तो फिर आप क्या ही पढ़े हो। स्वतंत्रता, समानता, निरंकुशता, या स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, समानता, बंधुत्व, अधिकार, अधिकार, स्वतंत्र, राजतंत्र। भाई मैं तो ठीक है। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये हम आपको फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा रहे थे, तो इसमें इसी का जो है नारा लगा था, सभी लोग इसी बात को लेकर चल रहे थे, मुझे स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व ही चाहिए, यही नारा चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? आपका ऑप्शन है सीसाल पाइन संघ, या फिर राइन संघ, या वर्साय संघ, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका जवाब कितने बच्चे दे देते हैं। इसका जवाब कितने बच्चे दे सकते हैं? इसका जवाब कितने बच्चे दे सकते हैं, एक बार हम इसको देखना चाह रहे हैं। चलिए, समय अनुसार समय का हुआ समापन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कितने बच्चों का? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आया था, राइन संघ का। कितने बच्चों का आया था एक बार जो कि बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, और थोड़ा सा इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। भाई मुन्ना, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, सबसे बड़े बदमाश तो आप ही लोग हैं, सबसे बड़े बदमाश तो आप ही लोग हैं। शेयर नहीं करते हैं, अकेले अकेले मजा लेना चाह रहे हैं, तो अकेले अकेले मजा मत लीजिए, सभी को बुलाइए, साथ में मजा लीजिए। यहाँ पर आ गया, कार्बोनरी क्या थी? कार्बोनरी क्या थी? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर राजनीतिक दल, या फिर एक गुप्त क्रांतिकारी या संगठन, या एक आर्थिक संघ, या एक व्यापारिक संघ। चलिए, 10 सेकेंड का समय देता हूं मैं आपको, और टाक से इसका जवाब दीजिए। मात्र 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड भैया। समय का समापन, समय का बहुत अभाव है, अगर समय को आज बर्बाद करेंगे तो कल समय आपको बर्बाद करेगा, ये निश्चित है। तो समय का बर्बादी मत करिए भैया। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन। ऑप्शन नंबर बी, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ा जाए। आगे दिया गया है 20वां प्रश्न, बहुत सुंदर सा। 1830 के दशक में किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली। बहुत सुंदर है। अरे ये तुम नहीं जवाब दोगे तो कैया जवाब दोगे, आप नहीं दोगे तो कैया दोगे, ये इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे तो कहीं कुछ नहीं। देखिए, एसएसटी आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको हर एक प्रश्न का सही ढंग से जवाब देना चाहिए, क्योंकि भाई ये पहला चैप्टर है। आप एक चैप्टर में अगर ये हाल रहेगा तो अन्य चैप्टर में क्या ही रहेंगे, ठीक है। कितने बच्चों का इंग्लैंड आया था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे, इंग्लैंड। कितने बच्चों का सही आया था? आपने 20 क्वेश्चंस को कर लिया है। अब ये आप लोग बताइए कि आप 20 प्रश्नों में से कितना जो है आपने सही किया है और कितना आपने गलत किया है।
आप लोग एक बार बताइएगा कमेंट सेशन में कि 20 में से आप लोग कितना नंबर पाए हैं। मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूं और आप वो यहाँ पर बताइएगा कि 20 में से आप लोग कितना पाए हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए। अगला है प्रश्न नंबर 21 वाला, वियना कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1804 में, 1815 में, 1830 में, 1848 में। अभी अभी कुछ देर पहले इस बात का थोड़ा बहुत चर्चा हुआ था, वियना कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, चलिए समय का हुआ समापन। भैया अगर वियना कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो वियना कांग्रेस का आयोजन 1815 ईस्वी में हुआ था। ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? भाई उसका मेन काम क्या था, तो मुख्य उद्देश्य कहेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य अगर आपकी बात कर ले तो यूरोप में उदारवाद को बढ़ावा देना, नेपोलियन युग के परिवर्तनों को समाप्त करना, जर्मनी और इटली का एकीकरण करना या गणतंत्र स्थापित करना। भाई इसका बहुत सुंदर जवाब देखते हैं कितने बच्चों का सही जवाब मिल जाता है। 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब कितने लोग दे रहे हैं? चलिए 22 नंबर प्रश्न का जवाब कितने लोग सही से दे रहे हैं? चलिए समय का हुआ समापन। और वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन युग के परिवर्तनों को समाप्त करना। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। कितने बच्चों का ये सही आया था? कितने बच्चों का ये अनुमान था कि मतलब यही सही होगा? अनुमान का लगभग आप याद कर जाइए। ये क्लास आप लोग के लिए ही है कि ताकि आप लोग सही से अच्छे से हर चीज को कवर करते हुए जाएं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक किस चर्च में आयोजित की गई थी? पहला है सेंट पीटर चर्च, सेंट पॉल चर्च, सेंट मेरी चर्च और सेंट जॉन चर्च। चलिए आप इसका सही जवाब दीजिए और आगे को बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 23 पर आप आ चुके हैं। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों का सही आ रहा है। समय का हुआ समापन। अगर फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक की किस चर्च में आयोजित हुई थी, तो कहां पर हुई थी? हाँ, सेंट पॉल चर्च में, सेंट पॉल चर्च में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 24 नंबर किस युद्ध के बाद यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? पहला दिया है, एक मिनट यही सो गया। हाँ सही, पहला है बाल्कन युद्ध, दूसरा है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, तीसरा है क्रीमिया का युद्ध, चौथा है फ्रैंको प्रतिशत का युद्ध। चलिए हाँ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? किस यूनान की स्वतंत्रता राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी, तो किसको मिला था? हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि यूनानी स्वतंत्रता युद्ध को मिला था। ठीक है, यहाँ पर मिला था यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। 25 नंबर काउंट काबूर कौन था? फ्रांस का सम्राट, पिडमोंट सर्डिनिया का प्रधानमंत्री, या जर्मनी का एकीकरणकर्ता, या फिर एक क्रांतिकारी? अगर इसको नहीं बताएं तो भैया कुछ नहीं जानते हैं आप। एसएसटी में बहुत सुंदर और ये एक तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये चीजें मैंने आपको कई बार बता रखा है, तो आप लोग इसका जवाब एकदम सही और सटीक दीजिए। देखते हैं, आप लोग इतना बताइए कि जो 25 नंबर का प्रश्न है क्या आपने सही इसका दिया है, यानी कि इसका आंसर क्या आपने सही लिखा बताया है या गलत? चलिए, तो इसका सही जवाब भैया प्रधानमंत्री जब भी आता है ना तो वो काउंट काबूर ही होते हैं, तो वह कह सकते हैं पिडमोंट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था। अब यहाँ पर जो है ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए, गरिबाल्डी ने किस लाल रंग की कमीज वाले स्वयं सेवकों का नेतृत्व किया था? तो
तो वो है लाल कुर्ती, लाल सेना, लाल दल, लाल ब्रिगेड। ब्रिगेड। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो 10 मिनट का बार बार 10 मिनट बोलना है, 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब देखते हैं कितने बच्चों का सही आ रहा है, कितने बच्चों का सही आ रहा है। तो अभी आपको बताएं, लाल सेना एकदम बिल्कुल, सेना दल ब्रिगेड तो कभी लिया नहीं था, यानी कि लाल कुर्ती की बात किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा हम इरेज करके एक ऑप्शन पर टिक लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपके समक्ष। 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? बहुत सुंदर सा सवाल है। जोसेफे मैत्सिनी को, या काउंट कावोर को, या विक्टर इमानुएल को, या फिर गैरी बाल्डी को? चलिए बच्चा जवाब दीजिए। जय माता दी। सभी बच्चों को एक बार फिर से, कोई बच्चा इसको देखकर मतलब इतनी नहीं होगा, सभी लोग जय माता दी करते हुए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। माता जी आप लोग को आपका नैया पार लगा देंगी, ठीक है ना? नैया पार आपका लगा देंगी। बस आप लोग पूरी तरीके से अच्छे ढंग से आप पढ़ते रहेंगे, फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं रहने वाली भाई। यदि आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो भैया कोई नहीं कुछ कर पाएगा, ठीक है? तो माता जी से इतना मनाइए कि आप लोग अच्छे स्कोर करें, और आप अपने आप पर इतना फोकस कर दीजिए, इतना मेहनत कर दीजिए ताकि आप जो है अच्छा स्कोर कर जाएं, ठीक है? मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या आपको मिलने वाला है? तो विक्टर इमानुएल का जो है, इमानुएल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 28 नंबर, प्रसा का राजा विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट कब बना था? तो 1866, 1866, 1870, 1871, 1848। तो प्रसा का राजा विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट, भाई जर्मनी एक तरह से सम्राट। अभी अभी आपने इस प्रश्न का जवाब दिया है, ठीक है? देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कितने बच्चों का सही हो रहा है, कितने बच्चों का सही हो रहा है। इस प्रश्न का जवाब कितने बच्चों का सही हो रहा है? भाई अभी अभी आप लोगों ने जर्मनी का सम्राट या जर्मनी का एकीकरण जो यह समाप्त हुआ था तभी ना ये सम्राट बना था। तो वो तो आपका अभी अभी आप कुछ देर पहले ही पढ़े हैं 1871 ईस्वी में। चलिए, जर्मेनिया किस राष्ट्र का प्रतीक था? तो भाई जर्मेनिया किस राष्ट्र का प्रतीक था? इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं बहुत इजीली, बहुत सुंदर सा है। फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, तो इसमें कौन सा होगा? जर्मेनिया। अभी इसका जस्ट अपोजिट आया था, जर्मनी आया था, जर्मेनिया पूछा था। चलिए ठीक है, सही जवाब जर्मनी होगा, ठीक है? जर्मनी। भाई इतना पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है। आप लोग 30 प्रश्नों का जवाब दे चुके, 29 प्रश्नों का जवाब दे चुके हैं। 30वां प्रश्न है आपका, मरियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। चलिए इसका जवाब दीजिए, देखते हैं कितने बच्चों का सही जवाब आ रहा है। इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं, कितने बच्चे का सही जवाब आ रहा है। चलिए जर्मनी, सॉरी, मरियान किस देश का राष्ट्रीय का प्रतीक था? तो भाई फ्रांस। फ्रांस इसका सही जवाब है। कितने बच्चों का सही था? 30वां प्रश्न किसका सही है? फ्रांस। 30वां प्रश्न किसका सही है? फ्रांस। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था भाई? एक राजनीतिक विचारधारा, एक सांस्कृतिक आंदोलन, या फिर एक आर्थिक नीति, या एक सैन्य रणनीति? चलिए नेक्स्ट, इस प्रश्न का जवाब आप लोग दे सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए, देखते हैं कितने बच्चों का सही आ रहा है। क्या हुआ भाई? गड़बड़ी आपने कहा रहा है। एक सांस्कृतिक आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए यहां तक आपको आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई।
32 नंबर, शुल्क संघ यानी कि शुल्क संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? शुल्क संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? फटाक से आप जवाब दीजिए। मैं अब ऑप्शन आप लोग के समक्ष है, ऑप्शन आप लोग देखिएगा। मैं क्वेश्चन एक बार बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, समय आपको दे रहा हूँ, आप लोग टिक लगाइए। 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब लाइए। चलिए 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आर्थिक एकीकरण। आर्थिक एकीकरण बिल्कुल सही जवाब मेरे भाई, आर्थिक एकीकरण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए कितने बच्चों का सवाल मतलब बहुत सही जवाब आया है। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं और ढंग से सभी चीज को देख लेते हैं। देखिए भाई, मैं इसीलिए थोड़ा सा स्पीड के अकॉर्डिंग में चल रहा हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू है, इसको आप बस देखते जाइए, समझते जाइए, मार दीजिए खटाखट निकल जाएगा। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखा है, सभी चीजों को मैंने पीछे थ्योरी जब पढ़ा रहे थे उसमें सारी चीजें इंक्लूड था। ढंग के और से पढ़ लेंगे तो भैया इसको आप बहुत आसानी से कर जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर हो सकता है आपको दिक्कत आए। लेकिन मैं प्रयास इतना ही करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन करवा देने का, आप बस उन चीजों को देख कर बस उतना ही तैयार कर लीजिएगा, उसके अलावा मतलब ज्यादा कुछ। चलिए 33 नंबर आपका देख रहा है, मतलब दिया है कि किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? ठीक है, कब मिली थी? 1821 में, 1830 में, 1832 में, 1848 में। समय आपका स्टार्ट होता है अब। चलिए सही सही जवाब दीजिए, हर एक बच्चा सही से जवाब देगा, बहुत अच्छा रहने वाला है, मजा आएगा। मजे के साथ पढ़िए भाई, कौन इतना ज्यादा प्रेशर लेके पढ़ेगा भाई, बहुत ज्यादा। इसीलिए मैं ज्यादा बड़ा लॉन्ग वीडियो नहीं लाता हूँ, मैं बहुत बड़ा नहीं रहा हूँ, बहुत छोटा छोटा, यही आधे घंटा 45 मिनट। इसमें आपका ऐसा करेंगे और 2 से 3 4 क्लास तक जाते जाते आपका पूरा खत्म कर देंगे। बड़ा रहेगा तो आपको एक प्रेशर पड़ जाएगा, सभी को क्लास अटेंड करना, बनाना, लिखना, बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यदि हाँ, अगर आपको एक चीज मैं आपको अभी बता दूं, यदि आपको नोट्स की आवश्यकता है, नोट्स अगर आपको चाहिए इन सभी का, तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, 9519854485। इस पर आप जो है मैसेज कीजिएगा, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं तो रिसीव होने की चांसेस कम रहेगी। आप एक बार मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई इस पर मिल जाएगा, रिप्लाई तुरंत आपको मिलेगा, इतना ध्यान दिएगा। ठीक है, इस नंबर पर। अब आगे हम क्या है, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? तो वो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी यानी 1832 बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। 34 नंबर प्रश्न, 1848 की उदारवादी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको आ जाएगा किसानों ने, मजदूरों ने, शिक्षित मध्यम वर्ग ने या कुलीन वर्ग ने। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, इसका सही जवाब दीजिए भाई, मेरे प्यारे रसगुल्लों, सही जवाब दीजिए। जितने जितने मेरे बब्बर शेर और शेरनियां यहाँ पर मौजूद हैं, हर एक व्यक्ति अच्छे से पूरा जवाब देगा। चलिए सही जवाब इसका क्या होगा? शिक्षित मध्य वर्ग। बहुत सुंदर, शिक्षित मध्यम वर्ग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपके पास प्रश्न 35 नंबर, बालकन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर है आर्थिक समृद्धि, धार्मिक विविधता, जातीय और भौगोलिक विविधता या फिर राजनीतिक स्थिरता। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, सही जवाब दीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न आया है, बालकन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का मुख्य कारण क्या था? चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। कितने बच्चों का जवाब यहाँ तक बिल्कुल सही आया है? कितने बच्चों का सही जवाब आया है? 36 नंबर प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे जिन्होंने वियना कांग्रेस की मेजबानी की थी? तो एक हो गया नेपोलियन ने, बिस्मार्क ने, मेटरनिक ने या मेजनी ने। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे दे सकते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया वाला एक क्वेश्चन हमको लग रहा है कि जिस तरीका अलग अलग थे, मैंने आपको बोला था ना कि बोर्ड में क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर से घुमा के या फिर अदरवाइज थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ सकता है। तो कैसे पूछेगा, किस टाइप का पूछेगा, मैं वही टाइप लेकर आया हूँ। एक क्वेश्चन एक बार और रिपीट हुआ था, लेकिन फेर बदल के अकॉर्डिंग। जब ऑस्ट्रिया का नाम आया तो तुरंत आप मैटरनिक पर क्लिक मार दीजिएगा। ऑस्ट्रिया के संचालन कौन थे? तो मैटरनिक थे। सी सॉरी 37। 1830 के दशक में किस देश में एक नई राष्ट्रीय सभा का गठन किया गया था?
यहाँ पर किया गया था जिसने संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया। इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है या ग्रीस है? चलिए इसका सही जवाब देखते हैं कितने बच्चे देते हैं। जर्मनी, इटली, फ्रांस, ग्रीस। 1830 में दशक की एक नई राष्ट्रीय सभा का गठन किया गया था और जिसने संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया। संवैधानिक राजतंत्र, हाँ फ्रांस ने। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रांस। देख कितने बच्चों का सही जवाब है, फ्रांस का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, फ्रांस बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस वर्ष में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में जबरन शामिल किया गया था? 1707 में, 1801 में, 1830 में, 1848 में? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस सवाल का जवाब दीजिए, बहुत सुंदर सवाल आ गया, बहुत सुंदर। चलिए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? किस वर्ष में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम कहा गया था? बहुत सुंदर, ये 1801 1801 बिल्कुल सही जवाब। इसको क्या होगा? चलिए बच्चों थोड़ा सा वो इशू आ गया था, अब नॉर्मली हो गया है। 1801 बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पर 39 में जर्मन संकर कौन थे? जर्मन संकर कौन थे? सैनिक, बड़े जमींदार, व्यापारी या पुजारी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो आप बता सकते हैं कि जर्मन संकर कौन थे। जर्मन संकर बहुत प्रसिद्ध थे भाई उस समय के। चलिए इसका सही जवाब होगा बड़े जमींदार थे भाई। जमींदार अक्सर प्रसिद्ध होते थे, काहे उस समय क्या होता था कि यही जमींदार लोग ना ऋण देकर और मदद करते थे, बाद में वसूल लेते थे। ठीक है। 1870 में फ्रैंको प्रशियन युद्ध किसके बीच हुआ था? चलिए इसका जवाब दीजिए। तो मैंने आपको कहा ऑप्शन आप खुद देख लीजिए, ऑप्शन आपके समक्ष है भाई। फ्रांस, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या फिर फ्रांस और ब्रिटेन। तो 1870, बहुत सुंदर। ये वाला सवाल तो फिर देखिए, मैंने आपको बताया ना 1870। इसमें आप एक प्रसा का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किए हैं, एक फ्रांस का भी कर सकते हैं, इसलिए आप इसका जवाब दे देंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 41 नंबर, उदारवादी राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या होगा, चलिए बताइए। बहुत सुंदर सा उदारवादी राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषता। तो मुख्य विशेषता इसमें क्या हो जाएगा भाई? मुख्य विशेषता अभी हम आपको बताए थे, राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए 42 नंबर प्रश्न। इटली के एकीकरण में दक्षिणी इटली के राज्यों को जीतने जीतने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? चलिए बताइए किसने महत्वपूर्ण। बहुत सुंदर। इटली के एकीकरण में एक और काबूल है, मेस्सिनी है और मेजिनी और गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुएल। चलिए ये वाला प्रश्न तो आप कर सकते हैं। तो ये कह रहा है। चलिए 42 नंबर प्रश्न का जवाब देखते हैं कितने बच्चों का सही आ रहा है। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इटली के एकीकरण। तो इटली के गैरिबाल्डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गैरिबाल्डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आइए 43 नंबर, किस वर्ष में जर्मन राष्ट्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय सभा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था? चलिए इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। 1815 में, 1830 में, 1848 में, 1871 में? तो पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, तो अभी अभी आपको बताया गया था यहीं पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 1848 में। 1848 में। अगला देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश से संबंधित था? नेपोलियन बोनापार्ट किस देश से संबंधित था? तो आपका जो है जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। चलिए नेपोलियन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए ये वाला प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा?
चलिए अगर इसकी बात कर ले तो नेपोलियन बोनापार्ट यानी फ्रांस से था ना भैया, फ्रांस का ही था, तो ये इसी फ्रांस देश से ही संबंधित था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र राज्य की मुख्य विशेषता क्या थी? तो राष्ट्र राज्य की मुख्य विशेषता क्या थी? चलिए राष्ट्र राज्य की मुख्य विशेषता एक साझा संस्कृति और इतिहास, एक मजबूत सेना, एक निरंकुश शासक, एक संघीय सरकार। फटाक से बताइए, फटाक से बताइए, फटाक से बताइए। समय का हुआ समापन और इसके इसी के समय के साथ मैं आप लोग का यहाँ पर इसका जवाब दे देता हूँ। और एक साझा संस्कृति और इतिहास। चलिए भैया आप लोगों ने 45 प्रश्नों को कर लिया है और 5 प्रश्न शेष और बचे हुए हैं। इतना बताइए कि 45 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया है? तो 45 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए, ठीक है। चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिए, कितने बच्चे का सही जवाब मिल रहा है आप लोग इतना बताइए। इस 45 में से आपको कितना मैं दूं? चलिए कितना मैं दूंगा, कितना आपको चाहिए? आगे को बढ़ता है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे यहाँ पर देखिए क्या है कि 1815 के बाद रूढ़िवादी शक्तियों ने किस विचारधारा को बढ़ावा दिया था? चलिए उदारवाद, राष्ट्रवाद या फिर राजशाही और पारंपरिक संस्थाएं, समाजवाद। चलिए अब इसमें कितना ठौरे मारेंगे, कहीं हमारा भाई समाजवाद रहने वाला है कितना ही मारेंगे। चलिए बताइए भाई, इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। राजशाही और पारंपरिक संस्थाएं बिल्कुल सही जवाब होंगे। नेक्स्ट, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के पीछे मुख्य प्रेरणा क्या थी? धार्मिक संघर्ष, साम्राज्यवादी विस्तार, पश्चिमी यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव, आर्थिक लाभ। चलिए ये तो बहुत आसान जवाब, ये बहुत आसान सरल क्वेश्चन है। आई सरल ही मत समझिएगा, एक तरह से इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट लिखते ही पूरा मिट जा रहा है, बहुत बदमाश है भाई। चलिए सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव। ये बिल्कुल सही होगा। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए फटाक से। 1848 की क्रांतियों का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ऑप्शन है पूरे यूरोप में लोकतांत्रिक स्थापना, निरंकुश राजतंत्रों का मजबूत होना, जर्मनी और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का तेज होना या साम्राज्यवाद का पतन। चलिए आपके पास समय है 10 सेकेंड, जवाब देते हैं, देखते हैं कितने बच्चों का सही आ रहा है। फटाक से आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। आप लोग फटाक से जवाब दीजिएगा, फटाक से। चलिए तो इसका सही जवाब भैया बहुत सारे लोग यही मार रहे हैं ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए 49 नंबर प्रश्न था, फ्रेडरिक सरायु कौन था? यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेडरिक सरायु कौन था, तो यहाँ पर इसका जवाब दीजिए। चलिए फटाक से जवाब दीजिए, तो देखते हैं कितने बच्चों का सही जवाब आता है। समय का हुआ समापन भैया, अब दे दो जवाब, का होगा? यह होगा भाई, यह तो होगा, ये आपके सामने में दिख रहा है, जो बड़का बड़का इतना बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख दिया है। एक फ्रांसीसी कलाकार जिसने यूटोपिया नामक चित्र श्रृंखला बनाई है। भाई यूटोपिया, यूटोपिया इन फ्रेडरिक सरायु था। चलिए और आज का हमारा अंतिम और लास्ट, अंतिम तो ऐसा कहें, लास्ट तो वही है, चाहे अंतिम कहें चाहे लास्ट कहें, तो आज का अंतिम प्रश्न 50 नंबर, देखते हैं इसमें से कितने बच्चों का सही जवाब आता है इस प्रश्न का। किस वर्ष फ्रांस में नेपोलियन कोड लागू किया गया? बहुत सुंदर, बेहद इंपॉर्टेंट, इसको तो मैं कितना धेर्य दूंगा उसका कोई भी ठिकाना तक नहीं है। 1789, 1799
और 1804, 1815 बिल्कुल सही जवाब आप देने वाले बच्चे देख लेते हैं। चलिए 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 चलिए, बहुत सुंदर 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 सवाल आपकी समक्ष आ चुके हैं, और इस सवाल का जवाब अगर आप दे देते हैं तो फिर आप लोग घर बैठ के आराम से बस इसका करिए काम। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1804। बताइए कितने कितने बच्चों का सही जवाब आया है। और मैं अब आप लोगों से एक बात कहने जा रहा हूं जो कि यहाँ पर है। मैंने आपका टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस का करवाया है, और आपको बताना है कि आपने 50 में से कितना आपने क्या किया है, सही किया है, और कितना आपने गलत किया है। और ये आप लोग जरूर बताइएगा। और साथ ही में मतलब साथ में क्या है, गलत सही बताइएगा, ताकि मैं आप लोग का नंबर डिसाइड कर सकूं कि आप 50 में से कितना नंबर स्कोर कर पाए हैं। चलिए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में एकदम भर दीजिए भैया, कमेंट बॉक्स में पूरा भरिए, देखते हैं कितने बच्चों का सही सही जवाब आ रहे हैं। तो ये रहा आज का टोटल 50 एमसीक्यू का समापन। तो भैया इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यहाँ से समाप्त हो गया। अब कल यानी कि अगले दिन आपका इसका सेकेंड यानी कि दूसरा चैप्टर आपको मिलेगा, दूसरा चैप्टर बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना करके, और सभी बच्चे फटाक से जो है इसको पूरा अच्छे से लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। यदि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप पीडीएफ इसका ले सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पर आपको जो है कॉल या मैसेज करना होगा। कॉल नहीं बल्कि मैसेज आपको करना है इसी नंबर पर। तो इस पर मैसेज करते हैं तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो सारी प्रोसेस यहीं पर आपको बता दी जाएगी। तो इस यहाँ पर देखिए, ये कि नहीं बल्कि सभी विषयों का मिल जाएगा। तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए भाई, यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो तहे दिल से पहले तो मतलब वीडियो पसंद आए तो हम लोग पहले तो यहाँ पर इसको शेयर मारिए फटाक से अपने सभी मित्रों के पास, और हाँ, खुद भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप किए ना हो तो क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर आपको नोटिफिकेशन आपको क्लासेस डेली बेस पर मिलेंगी, साथ में बेल आइकन भी होगा, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप डेली बेस पर अपनी क्लास को करते रहेंगे। और अभी आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर ये दूर हो गया, दूर होने का मतलब हो गया कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आगे चल के आपको किसी चीज की नीड होती है यानी किसी चीज का, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ये वीडियो ना मिले। ठीक है, ना मिलने की वजह से आपको बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। यहाँ पर पूरा अच्छे से सब चीज बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो आप बेझक जो है इसको सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। ठीक है, और बाकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप इस पर जो है बता सकते हैं। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, बाय बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर।